आज हम लोग 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 5वां नंबर चैप्टर जो है समानांतर श्रेणी उसको पढ़ेंगे। समानांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अरिथमेटिक का पहला अक्षर जो ए है वो ए और प्रोग्रेशन का पहला अक्षर पी, इसको एपी भी कहते हैं हम लोग हैं। तो समानांतर श्रेणी जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको एपी कहेंगे। तो हमेशा जब भी इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे हम लोग जनरली एपी ही कहते हैं। तो इस समानांतर श्रेणी को शुरू करने से पहले हम लोग इसमें एक टर्म है श्रेणी, इसको पहले समझते हैं आखिर श्रेणी का क्या अर्थ होता है। श्रेणी को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं और सीरीज का क्या अर्थ है कि ऐसी श्रृंखला जो समान रूप से चले तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। समान रूप से चलने का क्या अर्थ हुआ, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये जो श्रेणी दिख रहा है आपको, ये श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए जो इनके पदों जो ये पद हैं इन पदों के बीच में कोई ना कोई एक रूपता होना चाहिए, समान रूपता होनी चाहिए। जैसे 2 है 4 है तो इनके बीच का अंतर 2 है, 4 है 6 है इसके बीच का अंतर भी 2 ही है, 6 है 8 है इसके बीच का भी अंतर 2 है। इसका मतलब इनके पदों के बीच समान रूप से यहाँ पर अंतर दिख रहा है, इसका मतलब ये एक श्रेणी है। वो श्रेणी कोई भी हो, श्रेणी जनरली हम लोग समानांतर श्रेणी हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, हरात्मक श्रेणी हो, जनरली एपी जीपी एचपी ये सारे होते हैं। लेकिन हम लोग को एपी पढ़ना है तो पहले श्रेणी बारे में समझते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है 3 है, उसका 2 गुना 6 है, इसका 2 गुना 12 है, इसका 2 गुना 24 है। तो यहाँ पर इस श्रेणी में दोगुने का अंतर दिख रहा है कि दोगुने होते जा रहे हैं अगले टर्म। एक और उदाहरण 1 है, फिर 2 की वृद्धि हुई तो 3 बना, फिर 3 की वृद्धि हुई तो 6 बना, फिर 4 की वृद्धि हुई तो 10 बना। तो यहाँ पर अगला टर्म जो है उसमें 1 की वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ भी इनके बीच में एक समान रूप से चलता हुआ एक सीरीज है, इसीलिए इसको भी हम लोग श्रेणी ही कहेंगे। ठीक है, तो ये श्रेणी बनता है इस तरीके से। लेकिन हमें पढ़ना है समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी का क्या अर्थ है ये हम लोग समझते हैं। समानांतर श्रेणी को हम लोग एपी कहेंगे। ये एक ऐसी श्रृंखला है, देखते हैं हम लोग, ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत पदों के बीच, क्रमागत पद का मतलब होता है लगातार पद, जो पद है वो लगातार पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान होना चाहिए, उसी को हम लोग एपी कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे पहला यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर जो है वो 2 है। वैसे ही दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर भी 2 है, तीसरे और चौथे पद का भी अंतर 2 है। तो यहाँ पर 2 पदों के बीच, क्रमागत 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो सब में 2 2 2 ही है, इसका मतलब एक समान है। तो ये जो श्रेणी लिखा हुआ है वो एक समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है। वैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पहला पद 7 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 1 है। तो यहाँ भी जो अंतर है वो घट रहा है। 7 में 3 घटाया जाए तो 4 आया, 4 से 3 घटाया जाए तो 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पदों के बीच का अंतर भी एक समान है, -3 इसका मतलब भी क्या है, एपी में ही है। ठीक है, तो ये एपी को पहचानने का तरीका है कि अगर पदों के बीच का अंतर एक समान है तो समझिए क्या है, वो एपी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, जनरली एपी को लिखा कैसे जाता है जब ये एक सीरीज है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी को लिखने का तरीका, ए मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कहते हैं जिसको है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ए प्लस 4d, ऐसे आगे बढ़ते 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 जो इसका अंतिम पद है, लास्ट टर्म जो है वो होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ देखते हैं ए का मतलब होता है प्रथम पद जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं हम लोग, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। आगे हम लोग समझेंगे इसको। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या है डिफरेंस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे थे हम लोग 3 से 5 2 का अंतर, 5 से 7 2 का अंतर, 7 से 9 2 का अंतर। तो ये जो अंतर है ना, इसी को सार्व अंतर कहते हैं, डिनोट करते हैं डी से।
और एन का मतलब जहाँ यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब कुल पद कहते हैं इसको हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक टर्म आया था सार्वंतर, वो क्या है उसको समझते हैं। सार्वंतर को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसका क्या मतलब होता है, तो एपी के किन्हीं दो क्रमागत, कोई भी एपी लिखा हुआ है उसके लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। कोई भी पद लें उसके बीच का जो अंतर है, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, इन पदों के बीच का अंतर जो निकाला जाता है उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। और इसी जो है जनरली हम लोग डी द्वारा, छोटा डी द्वारा क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। जैसे डी का फार्मूला यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, मतलब बाद वाला पद माइनस उसके जस्ट पहले वाला पद। जनरली अगर क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग उसका सार्वंतर निकालने के लिए यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बराबर ए2 माइनस ए1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हम लोग का सार्वंतर निकल जाएगा। तो ये निकालने का फार्मूला हो गया सार्वंतर डी निकालने का, याद रखेंगे इसको हम लोग। डी बराबर होता है ए2 माइनस ए1, इसको रट जाएँ, डी बराबर ए2 माइनस ए1। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं हम लोग, ए पी, एक ए पे लिखा हुआ है, एक दूसरा पद 4 तीसरा पद 7, ऐसे ही इंक्रीजिंग ए पी है, आगे की ओर बढ़ रहा है ये। अगर कहा जाए कि इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी का मान निकालिए, तो डी का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है ए2 माइनस ए1, ए2 मतलब दूसरा पद 4 है, माइनस पहला पद 1 है, तो 1, 4 में 1 से ज़्यादा कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर जो सार्वंतर आया वो कितना आया, 3 आया, और ये पॉजिटिव है, प्लस है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग ए पी का, पहला पद है 10, दूसरा 6, तीसरा पद 2, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएगा वो। डी बराबर फार्मूला है ए2 माइनस ए1, डी बराबर ए2, दूसरा पद 6 है, माइनस पहला पद 10 है, तो 6 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -4। इसका मतलब डी का मान निगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी का मान पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, और एक समान भी आ सकता है। कैसे, यहाँ आप देखते हैं उसको हम लोग, जैसे यहाँ आप देखते हैं दूसरा पेज है हम लोग का, थर्ड एग्जाम्पल। जैसे इसके पहले एक और ए पे लिखते हैं हम लोग, 4 है, दूसरा पद भी 4, तीसरा पद भी 4, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ जा रहा है ये। इसमें डी निकाला जाए तो इसका भी डी ए2 माइनस ए1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरे में से पहले टर्म को घटाना है। तो दूसरा पद 4 है, पहला पद भी 4 है, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचा 0। इसका मतलब डी का मान 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो रहा है कि जो सार्वंतर है, नोट के फॉर्म में याद करेंगे हम लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। जो डी का मान है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे है, जो डी का मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है, ऋणात्मक माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो डी का मान इसमें प्लस भी, माइनस भी और 0 भी हो सकता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। डी का मान याद रखेंगे, एक और नोट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, डी का जो मान है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर डी का मान पॉजिटिव है तो समझ लीजिए जो ए पी हम लोग का होगा वो बढ़ते क्रम का ए पी होगा, मतलब उस ए पी में जो भी पद होंगे वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। वहीं अगर डी का मान माइनस में आ रहा है तो वो ए पी घटते क्रम का ए पी होगा। अगर डी का मान 0 है, 0 है, तो वो एक समान ए पी होगा। जैसे यहाँ पर डी का मान 0 आ रहा है तो उसका ए पी जो होगा, उसके पद एक समान होंगे, 4 4 4। वैसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखे थे, जैसे इसमें डी का मान प्लस में आया था 3, तो यहाँ पर देखिए इसका पद जो है 1, उसके बाद 4 बढ़ रहा है, उसके बाद 7 ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब डी का मान अगर प्लस में होगा तो वो ए पी बढ़ते क्रम का होगा, अगर वही डी का मान माइनस में होगा तो ए पी घटते क्रम का होगा। 10 से हुआ है 6 घटकर, 6 से हुआ है 2 घटकर, इसका मतलब माइनस में है तो घटेगा, प्लस में है तो बढ़ेगा, और डी का मान 0 होगा तो वो ए पी एक समान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक और नोट, किसी ए पी का एनवा पद मतलब होता है वैसा पद जिसे हमें फाइंड आउट करना है, जो पद हमें नहीं जानकारी उसके बारे में, वो पद, किसी भी ए पी के एनवे पद को
उसको जनरली ए एन, छोटा ए छोटा एन या टी एन, कई जगह पर टी एन से भी डिनोट किया जाता है। तो एनसीईआरटी में हम लोग को एन दिया हुआ है, कई जगहों पर टी एन भी मिलेगा, तो एक ही बात हुआ, कोई अंतर नहीं। किसी एपी के एनवें पद को ए एन से या टी एन से द्वारा सूचित किया जाता है। ये डिनोट करने का तरीका है। एपी के एनथ टर्म को डिनोट करने के लिए ए एन या टी एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर क्या है, इसमें देखते हैं। किसी एपी का जो सारवंतर है मतलब डी है, उसको ज्ञात करने का सूत्र। अगर डी निकालना है हम लोग को, तो डी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब उस एपी का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एपी के दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए बी बराबर 7 है, 11 है, 15 है, ऐसे आगे बढ़ जाएगा वो। तो डी बराबर A2 मतलब दूसरा पद 11 है, माइनस A1 मतलब पहला पद 7 है, तो 7 लिखें, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया 4। कोई भी एपी हो, किसी भी एपी को हम लोग उसका डी का मान निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो उसका डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं हम लोग इसमें 6 नंबर पॉइंट क्या है इसमें। यदि प्रथम पद कोई भी एपी अगर हमें बनानी हो तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म प्रथम पद की जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है प्रथम पद ए तथा उसका कॉमन डिफरेंस सारवांतर डी, अगर ये हमें मालूम है तो उस एपी को हम लोग उसके पदों को निम्न रूप से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिएगा, अगर किसी एपी का पहला पद ए सारवांतर डी अगर ये मालूम है तो एपी लिखना बेहद आसान है। जैसे उस एपी का पहला टर्म लिखना है A1 मतलब केवल ए का ए ही हो जाएगा। दूसरा टर्म लिखना है तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो और जो कॉमन डिफरेंस है वो, इन दोनों को ऐड कर देना है, मतलब सेकेंड टर्म A प्लस डी। वैसे ही थर्ड टर्म लिखना है तो थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ देखेंगे A2 में A प्लस डी, केवल डी है। तीसरा टर्म में A प्लस 2D है, 3 होगा तो यहाँ पर 2। ठीक है, वैसा ही A4 मतलब एपी का चौथा पद लिखना है तो हो जाएगा A प्लस 3D। जो भी पद लिखना है उससे एक कम करके लिखना है हम लोग को। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तक उस एपी का एनवा पद लिखना है हम लोग को, nth टर्म, तो ये हो जाएगा A प्लस n लिखना है तो एक कम करेंगे, जैसे 3 लिखे थे तो 2 लिखा गया है, वैसे ही n है तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये एपी को लिखना है, एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए हम लोगों को ए की ज़रूरत है फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस डी की ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस दिया है उसका 4, तो एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो उस एपी का प्रथम 4 टर्म लिखना है, तो 4 टर्म लिखना है तो टर्म लिखने के लिए ये तरीका यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे A1 मतलब उस एपी का पहला पद, तो एपी का पहला पद मतलब A होता है और ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसलिए एपी का पहला पद 3 हो जाएगा। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, तो A प्लस डी, ए मालूम है 3, डी मालूम है 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, तो दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद लिखना है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D, तो ए का वैल्यू हो गया 3 प्लस 2 इंटू गुना में, डी का वैल्यू 4 है तो 4 पहले गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, और उसमें 3 जोड़ देंगे 11, मतलब एपी का तीसरा टर्म कितना हो जाएगा 11। वैसे ही चौथा टर्म निकालना है, तो तीसरा टर्म निकालना है तो 2D लिखे हैं, तो चौथा टर्म निकालना है तो 3D लिखेंगे। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, 3 इंटू डी का वैल्यू है 4, 4 3 12, 12 3 15, इसका मतलब एपी का चौथा पद जो है वो हो जाएगा 15। तो इस तरीके से एपी को बनाना है, एपी को लिखना है, एपी के अलग अलग टर्म लिखने हैं। तो हम लोग को एपी का टर्म आ गया, पहला टर्म तो था वो 3, दूसरा टर्म 7, तीसरा टर्म 11 और चौथा टर्म जो है वो 15। इस तरीके से एपी के हमें 4 पद निकल गए। तो ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एपी बनाने के लिए। तो एपी जब भी बनाना हो, जितने टर्म लिखना हो, 4 5 10 20 जो भी लिखना हो, तो उसके लिए आप ये तरीका याद रखेंगे, जो भी पद लिखना है उससे एक कम लिखना है। थर्ड टर्म के लिए 2, फोर्थ टर्म के लिए 3, वैसे ही जो भी हो लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व करेंगे उसको आप। ठीक है,
जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग दूर करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं एक और पॉइंट, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड में 7वां नंबर पॉइंट है, किसी एपी का एनवा पद याद करना है। जैसे मान लीजिए कि एपी हमें दे दिया जाए और उस एपी में कोई भी टर्म पूछा जाए, कोई भी पद पूछा जाए उसको लिखने के लिए, तो उसके लिए एक फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी एपी का एनवा पद निकालना है तो एनवा पद निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर और n का मतलब होता है जो पद हमें निकालना है जिसमें वाल लगा होगा या अंग्रेजी में nth लिखा होगा nth, तो समझ लीजिए कि वही आपका n का वैल्यू है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर AP एक दिया हुआ है, AP 5 2 -1 ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। वो का 21वां पद निकालना हम लोग को। 21वां पद लिखें तो 21 बार इसको लिखना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, इस फार्मूला में हमें a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। तो a का वैल्यू तो दिख रहा है स्पष्ट 5 है, तो a का वैल्यू तो 5 हो जाएगा। d निकालना पड़ेगा, d का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 2 है, 2 माइनस a1 का वैल्यू 5 है, 2 माइनस 5 3 हो जाएगा, इसलिए d का मान -3 हो गया। और जिसमें वाल लगा होगा समझिए n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, तो n मालूम हो गया। अब हमें 3 चीज़ मालूम हो गया, a मालूम हो गया, n मालूम हो गया, d मालूम हो गया। तो अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे an बराबर फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका वैल्यू रखिए, n का वैल्यू 21 हो गया, बराबर a का वैल्यू हो गया 5 जो दिया हुआ है, n फिर 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3 लिखेंगे यहाँ पर। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, a 21 बराबर 5 प्लस 21 में से 1 जाएगा 20 बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। पहले गुना करें, 20 से 60 माइनस में हो जाएगा, ये 60 5 में से 60 हटाएंगे बचेगा -55। इसका मतलब इस एपी का 21वां पद जो है वो -55 होगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, कोई भी पद निकालना हो, तो उस पद को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस फार्मूला में a, n और d चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग AP लिखा हुआ तो a तो आराम से मिल जाएगा और d भी आराम से मिल जाएगा। जो पद निकाल जिसमें वाल लगा होगा समझ लीजिए उतना ही पद निकालना है हम लोग को, उसी पद को निकालना है, तो वहीं हमें n का मान हो जाएगा, फार्मूला पर रखेंगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग तैयार करें और NCERT क्वेश्चन को बनाइए, फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।